आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर शशि दुबे क्लासेज में आप सभी छात्रों का स्वागत है। पेपर 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम की यूनिट 2 में हम लोग स्पीकिंग स्किल्स के बोलना कौशल के कुछ टर्म्स को देख रहे थे। इससे पहले जो वीडियो आपको उपलब्ध कराया गया है, फ्री ओरल रिप्रोडक्शन के बारे में, स्वतंत्र मौखिक प्रतिकृति के बारे में डिस्कस किया गया था। उसमें आपको कंप्लीट फ्री ओरल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया गया है कि उसमें स्पीकिंग स्किल जब आप करते हैं तो किस तरह से आपका कला होना चाहिए, किस तरह से आर्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स आपके बोलने का क्या होना चाहिए, आपका जनरल एम्स बोलने का क्या होना चाहिए। आज एक अलग टॉपिक स्पीकिंग स्किल्स में है जो बड़ा अच्छा टॉपिक माना जाता है हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में भी या क्षेत्रीय भाषा में भी। हम लोग पोएम वगैरह के माध्यम से समझते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है, रिदम एंड जिंगल्स, लहर तथा झनकार, लय तथा झनकार, रिदम एंड जिंगल्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले रिदम को समझेंगे, उसके बाद जिंगल्स को समझेंगे। शब्द से आप लोग परिचित होंगे। हम जब कविता का उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, और उस समय अगर कि मेरे शब्द उस पोएम के अनुसार अगर कि मेरा लय नहीं आता है तो बीच बीच में आपको लोग या शिक्षक आपके बोलते भी हैं कि आज इस कविता का लय आपका अच्छा नहीं रहा है। रिदम आपके स्वर में जब आप बोलते हैं आप कोई भी अगर कि म्यूजिक, संगीत का बोल अगर कि आप गाते हैं या पोएम, कविता, किसी भी तरह के, तो उसमें रिदम दिखता है। अर्थात ये शब्द से आप सभी बच्चे परिचित हैं, लेकिन फिर भी आप जब प्राइमरी लेवल या अपर प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें कैसे रिदम डेवलप हो, उनका प्रोनाउंसिएशन, कविता को कविता की तरह, अर्थात कहानी को कहानी की तरह, ऐसा नहीं कि जब हम बच्चों को स्टोरी पढ़ा रहे हैं, कहानी पढ़ा रहे हैं, अर्थात पोएम पढ़ा रहे हैं, तो दोनों का रिदम एक जैसा आ रहा है। पोएम को भी कहानी के जैसा पढ़ रहे हैं। कोई भी पोएम आप उठा लीजिए, पोएम को पोएम के जैसा पढ़ना, कविता को कविता के जैसा पढ़ना, स्टोरी, कहानी को कहानी के जैसा पढ़ना, और उसमें वो इमोशंस आपके अंदर आना चाहिए।
वो इमोशंस आपके अंदर आना चाहिए कि आप कविता अगर कि वीर रस का पढ़ रहे हैं, श्रृंगार रस का कविता पढ़ रहे हैं, तो उस तरह से आपके अंदर रिदम आना चाहिए। कविता की रचना शब्दों के सहारे होती है। आप कोई भी अगर कि कविता का रचना होता है, आप सभी जानते हैं, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि कविता लिखना भी आपको पसंद होगा। हम कविता की जो रचना करते हैं या कहानी की रचना करते हैं, किसके माध्यम से हम कर सकते हैं? कविता की रचना शब्दों के माध्यम से होती है। शब्द को आपस में मिला मिला के एक ऐसा रिदम बनाया जाता है कि उसका कुछ भावार्थ निकले। शब्दों को आपस में मिला के ऐसा रिदम लय बनाया जाता है कि उसका कुछ भावार्थ निकले। उसी तरह से कहानी की जब बात आती है, कहानी भी जब हम बनाते हैं तो शब्दों के आधार पे ही कहानी का भी निर्माण किया जाता है। कविता की रचना में सबसे महत्वपूर्ण अगर की भूमिका है, कविता की रचना में सबसे अगर की महत्वपूर्ण कोई भूमिका है तो वह शब्दों का ही होता है। अगर कि शब्द अच्छे नहीं बनेंगे, आजकल ऐसे ऐसे कविता का निर्माण होने लगा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसका कोई भाव या किसी भी तरह का अर्थ नहीं निकलता है, तो उसमें हम कविता शब्दों के सहारे आपने रचना कर लिया। कोई भी गीत या सॉन्ग अपने शब्दों के सहारे रचना किया, लेकिन उसमें अगर कि रिदम नहीं रहेगा तो उस कविता, उस सॉन्ग या उस स्टोरी में जान नहीं आ सकता है। हमारे बॉडी का निर्माण कर दिया जाए और ब्लड नहीं डाला जाए तो क्या हम लोग कोई एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से आप अगर कि शब्द के सहारे कविता का रचना कर रहे हैं, लेकिन उसमें रिदम अगर कि नहीं होगा, शब्दों का आपस में मेल नहीं होगा, तो वह कविता का फिर कोई भावार्थ नहीं निकल पाता है, जिसके चलते कविता भी कहानी के जैसा लगने लगता है। कविता भी किसके जैसा लगने लगता है? तो कहानी के जैसा लगने लगता है। आपको शब्द का आपस में सिस्टमैटिक मेल नहीं मिलेगा। आपको जिस जगह पे जिस शब्द का प्रयोग करना चाहिए था वहाँ पे आप प्रयोग नहीं करते हैं, जिससे आपका कविता नीरस और भावार्थहीन, उसमें कोई भी भाव नहीं निकलता है। और कविता का मुख्य रूप से एक तरह से उसमें जान डालने की अगर की बात कही जाए तो हम लोग रिदम का नाम लेते हैं। रिदम के माध्यम से हम किसी भी कविता को जीवंत रूप भी दे सकते हैं। आप उस कविता को पढ़ेंगे
तो आपके अंदर उस तरह से भाव उत्पन्न होने चाहिए। अतः भाषा का अवलंबन लेना पड़ता है। जब आप कविता का निर्माण करते हैं शब्दों के माध्यम से, तो वहाँ पे भाषा का अवलंबन, या मतलब कह सकते हैं कि भाषा के ही माध्यम से आप कविता का निर्माण करते हैं। कविता में शब्दों को पंक्तियों में बांधा जाता है। कविता में हम क्या करते हैं, एक एक शब्द को पंक्ति में बांध देते हैं। एक हिंदी का पुराना कविता हमको भी याद आ रहा है। हम लोग जब 7-8 में थे तो उस समय का कविता था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। कृष्ण की चेतावनी। महाभारत शुरू होने से पहले एक बार कृष्ण भगवान फिर जाते हैं दुर्योधन के पास, और वो विनम्र आग्रह करते हैं। तो उसी को, अभी तो राइटर का नाम हमको याद नहीं आ रहा है, शायद रामधारी सिंह दिनकर थे या ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन उस पूरे माहौल को, वातावरण को, जो वहाँ पे महाभारत में उस सभा में जो भी बातें हुई थी, वह कविता के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से पंक्ति के रूप में उसको बांधा गया था। और उसका टाइटल या उसका हेडिंग जो दिया गया था, कृष्ण की चेतावनी। बरसों, उस कविता को हम थोड़ा सा आपको बता सकते हैं, आगे फिर आप लोग उसको देख सकते हैं कि बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। आगे हमको भी थोड़ा सा याद नहीं है उसमें, मतलब यहाँ पे एक पंक्ति को हमने दोहराया कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। जैसे महाभारत में जब पांडवों को निकाला गया था तो वो वनों में घूम रहे थे, उनको हजारों बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो उसी को शब्द के माध्यम से पंक्ति में किया गया है। या फिर और एक आप कविता हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ, बड़ा प्रसिद्ध, मतलब फेमस कविता रहा है। तो इस तरह से हम कविता को शब्दों में, कविता की रचना शब्दों से कर कर भाषा का अवलंबन लेना पड़ता है। उसके बाद उसको हम पंक्तियों में बांधते हैं, जिसकी एकरूपता होने पर उसी को छंद कहा जाता है। एकरूपता उसमें, जैसे वर्षों तक वन में घूम घूम। अब इसमें अगर कि हम कर एक अलग से, अगर कि मान लीजिए इसमें शब्दों का आप मेल देखिए, किस तरह से पंक्ति, शब्दों को पंक्ति में बांधा गया है, किस तरह से शब्दों को पंक्ति में बांधा गया है, और उसी को एकरूपता होने पर हम उसी को छंद कहते हैं। रस और अलंकार युक्त कविता। रस और अलंकार युक्त कविता मानव या मन भावना को प्रसन्न करती है। अब आप सभी अलंकार पढ़े होंगे, अलंकार कौन कौन से होते हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, काली, जैसे यमक अलंकार का हम उदाहरण ले सकते हैं, काली घटा का घमंड घटा। मतलब एक ही शब्द का दो अर्थ
आए उसको हम लोग यमक अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार। हम जब भी कविता में अगर की रस होता है तो उस मन भावना को हमारा इस तरह से उसको कह सकते हैं कि एक तरह से हम उस कविता को सुनकर अंदर ही अंदर आत्म संतुष्टि हमको मिलता है। हमने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कोई भी आप जैसे कविता को आप यहाँ पे आज कविता का ही रूप कहीं न कहीं, क्योंकि कविता पहले के ज़माने में क्या थे, हमारे मनोरंजन के साधन हुआ करते थे। हमारे मनोरंजन के साधन कुछ ऐसे वीर रस के भी कविता हैं जिसको आपको सुनने के बाद आपकी भुजाएं फड़कने लगती हैं। मतलब आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि, अर्थात आपके अंदर वो रस उत्पन्न होने लगता है। अब जैसे एक और हम श्रृंगार रस के बारे में अगर की चर्चा करेंगे तो चूँकि हम तो हिंदी के शिक्षक नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप कभी श्रृंगार रस हिंदी वाले शिक्षक से पढ़ के देखिएगा तो आपके अंदर वो गुण भी उत्पन्न होने लगेगा। उसमें एक बहुत प्रसिद्ध भी नाम था श्रृंगार रस के कविता में, बिहारी। उनका भी कविता श्रृंगार रस में बहुत प्रसिद्ध हुआ है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। वो पूरे श्रृंगार रस को अपने शब्दों के माध्यम से भाषा का अवलंबन लेने के बाद वो पंक्ति बनाते हैं कि किस तरह से, जैसे आप कह सकते हैं कि श्रृंगार रस महिला से को समर्पित, वो पूरे शब्दों को पंक्ति में बनाकर उसका कविता का रूप देते थे और उसमें जो रस और छंद होते थे, अलंकार होते थे, आज के समय में चूँकि कविता का बात करना कि आप कविता पढ़िए, कविता के भावार्थों को समझिए, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, क्योंकि समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उस परंपरा को बचाए रखने के लिए आज हम सभी हिंदी भाषा के माध्यम से कविता या कहानी का अध्ययन करते हैं और उसमें आपको अगर कि वीर रस की कविताएं हैं तो छात्रों को अधिक पसंद आता है। वीर रस की कविताएं, श्रृंगार रस की कविता अगर कि आपको मिले तो छात्राओं को अधिक पसंद आती है। अब क्यों पसंद आता है उसका आप कारण समझिएगा। ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर छात्रों को ही वीर रस की कविता पसंद आती है, छात्राओं को भी आता है, लेकिन अगर कि परसेंटेज आप देखेंगे, रेशियो देखेंगे तो अक्सर
श्रृंगार रस की कविताएं छात्राओं को अधिक पसंद आती है और वीर रस की कविताएं छात्रों को। और क्यों आती है उसका कारण है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। अगर कि बॉयज को वीर रस की श्रृंगार रस की कविता पसंद आ रहा है तो समझो कहीं ना कहीं कुछ गलत है। आगे हम लोग बताएंगे, चाहे आप अपने हिंदी वाले शिक्षक से भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। रूप बदला है आज सोसाइटी का या हमारे एजुकेशन सिस्टम का, एजुकेशन करिकुलम का, टेक्स्ट बुक का। आज अगर कि आपसे पूछा जाए कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं, इस बात पे भी चर्चा करना, तब हम जाके कविता को और अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे कि मनोरंजन के कौन कौन से साधन हो सकते हैं। एक समय था कि जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा, जब से मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लगभग 4700 साल पहले का इतिहास है। और एक लगभग आज के 10,000 साल पहले तक सभ्यता का धीरे धीरे उत्पत्ति होना शुरू हुआ है। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, इस बात पे हम फोकस कर रहे हैं। हम मनोरंजन के सोर्सों या मनोरंजन के साधनों को पहले समझेंगे, तब हम और अच्छे तरीके से समय के अनुसार कैसे लोगों के जीवन में या लोगों के मनोरंजन में परिवर्तन होते हैं, उस बात पे हम फोकस करेंगे तो कविता को और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कुछ अगर कि प्राचीन मनोरंजन के साधन आपसे पूछा जाए, तो बहुत सारे ऐसे खेल अब भी आप देखेंगे कि मनोरंजन के साधन हैं। संगीत, फिल्म, मूवी, सीरियल, ये आपके मनोरंजन के साधन हो रहे हैं। लेकिन ये तो अभी के हम एट प्रेजेंट का बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मानव सभ्यता, जैसे शिकार करना, हमारा ज़रूरत था कि हम प्राचीन काल में अपने आप को जीवित रहने के लिए शिकार करेंगे, तभी हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही कला मनोरंजन के साधन बनते गए। कैसे, इस बात पे फोकस कीजिएगा। आपके पास उस समय अगर कि खाने के लिए कुछ नहीं था, तब आप जंगलों में जाते थे और शिकार करके लाते थे, तब खाते थे। एंशिएंट में यही जीवन यापन की परंपरा रही थी। धीरे धीरे अन्नों विकास होना शुरू हुआ, जौ जैसे, उसके बाद चावल, गेहूँ, ये सिस्टमैटिक तरीके से आना शुरू हुआ। और आज जब हम मतलब
हमारे पास सारे संसाधन हैं और हमको कभी कभी मनोरंजन करना होता है तो हम शिकार करने जाते हैं। जो एक इलिट वर्ग या हाईफाई सोसाइटी है वो अभी भी शिकार करने जा रहे हैं। मनोरंजन का साधन दोनों है, एक अपने भोजन के तलाश के लिए वो शिकार कर रहा है और दूसरा अपने मनोरंजन के लिए शिकार करने जा रहा है। इस बात को समझिएगा। तो मनोरंजन के जो साधन हुए, कभी मछली पकड़ना, कभी शिकार करना, कभी कभी शक्तिमान देखना, कभी कभी रामायण देखना, कभी कभी महाभारत देखना। वो दिन भी आपको याद होना चाहिए कि शक्तिमान का एक एपिसोड देखने के लिए हम लोग कैसे करते थे। कविता, ऐसे भी कविता का निर्माण हुआ है और खासकर क्षत्रिय वंश में आप देखेंगे कि जब अगर कि कोई भी राजा युद्ध करने जाते थे तो उनकी जो पत्नियां होती थी श्रृंगार रस के माध्यम से अपने को सज धज के और उनका आरती उतार के वही कविता पढ़ने के बाद उनको युद्ध में भेजती थी। और ऐसे भी उदाहरण मिले हैं। ये रिदम का प्रभाव है। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं कि गला कटने के बाद भी कविता के माध्यम से उनके धड़ युद्धों में लड़ रहा था। ये रिदम होता है, ये कविता के माध्यम से समय के साथ। अब जैसे जैसे देखिए समय, कभी हम लोग ब्लैक एंड वाइट पे देखा करते थे रामायण महाभारत शक्तिमान। धीरे धीरे आप देखेंगे संगीत का निर्माण शुरू हुआ। संगीत ने कभी सैड सॉन्ग हो गया, कभी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग हो गया, कभी फास्ट सॉन्ग हो गया। तो ये मनोरंजन के साधन हैं। इसी को हम लोग रिदम के माध्यम से, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगा, आज हम लोग मनोरंजन का क्या साधन करते हैं। आपको अगर कि मनोरंजन करना है तो आप क्या करते हैं। वो दिन चले गए कि जब हम लोग को बचपन में मनोरंजन करना था तो लोग लुका छिपी खेलते थे। आज क्या करते हैं, आज बच्चे स्मार्टफोन लेके बैठ के गेम खेल रहे हैं। क्या क्या गेम आ गया है, ब्लू व्हेल, तो और कौन कौन से गेम आ गए हैं। तो ये सोसाइटी का परिवर्तन है। उसी तरह से आप देखेंगे कविता, सबसे पहले शब्द, शायर, कविता, संगीत, ये सबका समय आया है और जिस तरह का समय रहा है उसका प्रभाव उस पर पड़ा है। कविता में स्वरों को पिरोकर धुन के साथ श्रव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गीत कहा जाता है। अगर कि मान लीजिए कविता को स्वरों में पिरोकर धुन के साथ उसमें सुर, लहर, स्ट्रेस, रिदम, जिंगल्स को प्रस्तुत करके या मिश्रण करके जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसी को हम लोग गीत कहते हैं। अब गीत के भी प्रकार आपको समझना होगा, गीत के भी प्रकार को समझना होगा कि किस तरह के गीत। आप जब शादी में जाते हैं तो किस तरह के गीत आपको सुनने को मिलता है। और एक और उसका शब्द है,
अब थोड़ा सा परंपरा चूँकि हाई फाई सोसाइटी में या मेट्रो सिटी वगैरह में इसका तो परंपरा नहीं है, उसी का एक परंपरा है कि हम लोग आज डीजे बजा के पार्टी को एंजॉय करते हैं। लेकिन इस अब अगर कि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी जाएंगे तो वहाँ पे शादी विवाह में स्वरों में पिरोकर जो धुन तैयार किए जाते हैं उसको गीत भी कहा जाता है, और एक शब्द और उसको बोला जाता है, शायद आप सभी परिचित होंगे उसको, गाली जिसको हम लोग कहते हैं। मनोरंजन के साधन है, वो भी मनोरंजन के ही साधन है। क्षेत्रीय भाषा में गीत या स्थानीय भाषा का गीत, अर्थात शादी का गीत, मुंडन का गीत या पार्टी एंजॉय करने का गीत, तो तरीका बदला है। मनोरंजन के सभी साधन हैं। आज हमने आपको पहले भी क्लास में एग्जाम्पल्स दिए थे। कि कुछ ऐसे भी म्यूजिक या ऐसे भी सॉन्ग हैं जो 20 साल पहले भी हैं लेकिन आज भी वो बजते हैं। तो इस तरह से मनोरंजन के जो साधन हैं उसको हम जब श्रव्य के साथ रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह गीत कहलाता है। स्वरों की कोई भाषा नहीं होती है। इसी तरह गीत के शब्दों को समान में हर पंक्ति को बांधा जाता है तो उस समान समयबद्धता को हम लय कहते हैं। इसकी कोई भाषा नहीं होती है। जैसे अब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्वर का अपना कोई भाषा नहीं होता है। कोई गाना श्रेया घोषाल गा रही है जो उसका अपना गाना है, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे, श्रेया घोषाल गा रही है तो उसके लिए पब्लिसिटी उसको मिल रही है, उसका स्वर है। लेकिन यही गाना, यही संगीत आप गाएंगे तो आपका उस तरह से स्वर हो जाएगा। तो इस तरह से स्वर का कोई भी भाषा नहीं होता है। जिसके द्वारा गाया जा रहा है उसी के भाषा में वह गाया जाएगा। सिंगर कुछ और गाया है, आप कुछ और गा रहे हैं, इसलिए उसकी स्वरों की कोई भाषा नहीं होती है। गीत की लय के साथ झनकार को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से कविता का रूप ले लेता है। अब एक शब्द यहाँ समझिएगा, झनकार, जिंगल्स। एक क्रिसमस में आप लोग जिंगल्स बेलवा करके पोएम वगैरह भी आप गाते हैं। अगर कि हम झनकार को समझने का कोशिश करेंगे तो हम इसका 2-3 एग्जाम्पल लेंगे। दो तीन एग्जाम्पल्स या उदाहरण लेंगे। गीत की लय के साथ, जैसे अगर कि गीत बज रहा है उसमें अगर कि म्यूजिक प्ले कर दिया जाए, गीत के साथ अगर कि उसमें म्यूजिक प्ले कर दिया जाए तो उसी को हम लोग झनकार का नाम देते हैं। उसी को हम लोग झनकार का नाम देते हैं।
इसका एक एग्जाम्पल, बारिश काफ़ी घनघोर हो रही है और रात का समय है। ऐसे ऐसे प्रकृति में या पर्यावरण में कुछ सूक्ष्म जीव भी मिलते हैं जो झनकार उत्पन्न करते हैं, जिंगल्स उत्पन्न करते हैं। आप इसका फीलिंग शहरों में तो थोड़ा सा कम ले पाएंगे। इसका फीलिंग आपको अधिकतर ग्रामीण जगहों में अधिक मिलेगा। वो पूरी रात, काली रात जिसको हम लोग कहते हैं ना, पूरा अंधेरा है, बारिश हो रही है, उसमें लाइट कटा हुआ है। अगर कि आपके यहाँ लाइट नहीं भी है तो एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं कि लाइट कटा हुआ है। और जो प्राकृतिक वातावरण में जो सूक्ष्म जीवों का आवाज़ होता है वो भी झनकार उत्पन्न करता है, प्रकृति को और भी सुशोभित करता है जिंगल्स के माध्यम से। एक अलग अलग आवाज़ आपको सुनने को मिलेगा, उसी को हम झनकार का नाम देते हैं प्रकृति के माध्यम से। प्राकृतिक वातावरण के माध्यम से उसको हम लोग झनकार कहते हैं। दूसरा, ये तो प्रकृति का एक एग्जाम्पल्स हमने लिया झनकार का। दूसरा एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं संगीत में जो म्यूजिक बजाए जाते हैं उसको भी हम झनकार कह सकते हैं, जिंगल्स कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल जो काफ़ी फैक्ट हो, आप लोगों ने अगर कि पढ़ा होगा सिंगार रस, तो जो पायल होता है, आप खूब सुंदरता अपने आप को सिंगार रस के माध्यम से आपने सुंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो पायल की आवाज़ या ध्वनि जो होती है या फिर अगर कि नई नवेली शादी किसी महिला का हुआ है तो जो पायल का ध्वनि उत्पन्न होती है चलने के बाद, उसी को हम लोग झनकार का नाम देते हैं। उसी को हम लोग झनकार का नाम देते हैं। ये ह्यूमन सोसाइटी का हम बात की, मानव परंपरा में। ये तो अभी हम लोगों ने, जैसे अब आप बोलेंगे कि एक सोसाइटी में सर पायल कोई नहीं पहनता है, ये भी हो सकता है, लेकिन एक सोसाइटी में अभी भी लोग पहनते हैं। उनके लिए, जो नहीं पहन रहे हैं उनके लिए और कोई एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, लेकिन जो पहन रहे हैं पहले उनके लिए समझना आवश्यक है कि उसको भी हम लोग जिंगल्स या झनकार के नाम से जानते हैं। गीत की लय के साथ शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से कविता का रूप ले लेता है। अगर कि गीत के लय के साथ झनकार को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण रूप से कविता का रूप ले लेता है। जब कविता गीत बन जाती है तो लय के बदलने की संभावना है। जब कविता
गीत बन जाती है तो उसके लय की बदलने की जो संभावना होती है वो संभावना उसको बदली या बदला जा सकता है। कविता हृदय की सीधी साधी अभिव्यक्ति है। इसमें हृदय का स्रोत फूटकर बाहर निकलना चाहता है तथा उसे निर्वाध गति से पढ़ना चाहिए। इसी प्रकार काव्य पाठ भी छात्र व्यक्तिगत रूप से स्वर करते हैं और उनके उच्चारण, लय, प्रवाह, कविता की सुंदरता आदि के आधार पर उन्हें श्रेष्ठ घोषित किया जाता है। सस्वर कविता पाठ जब किया जाता है तो छात्रों को निसंकोच पाठ करना चाहिए। यदि भक्ति रस की कविता का पाठ हो तो छात्र के मन में भक्ति रस का संचार हो। वीर रस की कविता का पाठ करते समय वीरता का भाव प्रकट होना चाहिए। काव्य पाठ के समय स्वरों में उतार चढ़ाव और किसी अंश या शब्द को छोड़ना चाहिए। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में आपको रिदम और जिंगल्स के बारे में डिस्कस किया गया। अगले वीडियो में हम लोग एक और टॉपिक लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।